अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप बराह रास्त मनाज़र देख रहे थे, सदर मुमलिकत बात कर रहे थे। आज दिन मनाया जा रहा है यौम इस्तेहसाल कश्मीर और आज ऑलमोस्ट 2 साल मुकम्मल हो गए हैं मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो जबरन ख़त्म की भारत ने, और भारतीय जबर और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम सियाह मना रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम भी किया गया है। 9 बजे ऑलमोस्ट 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। बिल्कुल एक 30 सेकंड की वैसे खामोशी की कहा था, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया कि ट्रैफिक भी पूरी रोक दी गई थी और बहुत ही अच्छे और रिस्पेक्टफुली ये दिन जो है इसको ऑब्जर्व भी किया। और ऑब्वियसली इसका मकसद ये भी है कि आज के दिन दोबारा से एक दफ़ा दुनिया को ये याद कराया जाए कि दुनिया की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर के साथ और कश्मीरियों के साथ, कि उनके साथ 2 साल हो गए हैं जो हुआ है। दे नीड टू बी हेल्प्ड आउट। पूरी एक डिटेल हमारे पास है और इनफैक्ट बहुत से, अगर दुनिया के आप ममालिक देखें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी आज के दिन के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं जारी की हैं, जो हम शेयर करेंगे। तो हम पहले दिन से ही यही मुतालबा रहा है कि 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं भारत इसको वापस ले और मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। वी गोना कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में बिल आखिर जनाब वज़ीर आज़म का इनाम फ़ाइनल हो चुका है और इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, आगे आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर और मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पे भी हम तज्ज़िया लेंगे, हम बात करेंगे। एंड एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट वेटिंग फॉर अस एज वेल। बिल्कुल जी, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुए 2 साल मुकम्मल हो गए। मोदी हुकूमत ने कश्मीर की ना सिर्फ रियासती हैसियत ख़त्म की बल्कि ज़बरदस्ती भारतीय यूनियन में शामिल किया। कश्मीरियों का परचम भी उनसे छीन लिया। दुनिया भर के कश्मीरी भारतीय जबर और धौंस के खिलाफ आज यौम स्याह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में 5 से 15 अगस्त तक अशराए मुज़ाहिमत मनाने का ऐलान किया है। वादी में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। लाल चौक की तरफ मार्च भी किया जाएगा, सियाह झंडे लहराए जाएंगे। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर भारत से 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने का मुतालबा किया है। आपकी सफारत कारी में जो हम हेल्प कर सकते हैं हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 अगस्त 2019 के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में आपका तज़किरा हुआ है, आपका जिक्र हुआ है, और ये जो तासुर दिया जाता था कि ये अंदरूनी मामला है उसकी नफी हुई है। आज यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 मेंबरान आपके हक में आवाज बुलंद करते हैं, खत लिखते हैं। आज बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट से अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है और वो भी आपके हक खुद इरादियत की बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आपने डटे रहना है, मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह आपको आपका हक मिलेगा। कश्मीरियों को एक्चुअली मुखातिब करते हुए शाह साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तो साथ खड़ा है, आप भी कभी मायूस ना होइएगा। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा ने मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने के लिए सलामती काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिख दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कश्मीर का मामला आलमी सतह पर उठाते रहे। I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. फिर से आपको आज कहता हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा मैं अब आप इसका एम्बेसडर बनूंगा, मैं इसको प्रमोट करूंगा, मैं इसको हर फोरम के ऊपर उठाऊंगा। 8 million people are under siege by 900,000 troops. And it's a humanitarian issue. And so I was going to say that, were you supposed to meet Narendra Modi now, I would have asked you to at least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. Okay, so we're going to be talking about that in a little while. भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी कौम
पूरी कुव्वत से कश्मीरियों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। जो हमारी हुकूमत की कोशिशें हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ जो एक एक पाकिस्तानी में जज्बा कूट कूट कर भरा है ना कि हम इस कॉज के लिए अपने तमाम डिफरेंसेस भुलाकर हाथ में हाथ डालकर एक साथ इकट्ठे खड़े होंगे, एक सफ में खड़े होंगे, ये बहुत बेमिसाल है। इसी पे बात करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, आज पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। 2 साल पहले जो भारतीय इक़दाम था, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ज़ाहिर बात भी होती है, आपका राब्ता भी है, कश्मीरियों की ज़िंदगी में, उस तरफ जो मकबूजा कश्मीर में है, उनकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें आईं और कितनी तब्दीली आई? ये तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितनी तकलीफ़ से कश्मीरी कौम गुजर रही है। 2 साल हो गए हैं 5 अगस्त को, जो घिनौना इक़दाम हिंदुस्तान की सरकार ने किया। इस दिन इन्होंने सारे जो राइट्स हैं कश्मीरी कौम के, उनके पॉलिटिकल राइट्स, आइडेंटिटी के राइट्स, उनके ज़िंदा रहने के राइट्स, उनके इकोनॉमिक राइट्स, उनके हर तरह के रिलीजियस राइट्स को छीन के, उनके इलेक्टोरल राइट्स सब छीन के वहाँ पे इन्होंने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 जो ऑटोनॉमी इनको दी गई थी, या जो इनको सिटीज़नशिप या स्टेटहुड जो था इनका सबका ले लिया कश्मीरी कौम का। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने यूनिलैटरली एक ऐसा इलेजिटिमेट इक़दाम उठाया जिसके तहत कश्मीरी कौम जो है इस वक्त स्टेटलेस है, रेफ्यूजी बन गई है और वहाँ पे उनका जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मिशाल। ये भी बताइएगा, अपना बल्कि ओपिनियन दीजिएगा कि मोदी सरकार के इन इक़दामात को 2 साल बीत गए हैं। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली भरपूर जोर लगा लिया, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आलमी ताकतें जो हैं वो भारत को ये इक़दामात वापस लेने पर मजबूर नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है कि ये आलमी ज़मीर पर ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे, लेकिन क्या वजह है कि कोई उस तरह प्रेशर नहीं डाल सका? देखिए, सूनर और लेटर दुनिया को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और जिस वक्त ये 5 अगस्त का इंसिडेंट हुआ था 2019 में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत शोर मचा था इसके ख़िलाफ़, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था, इंटरनेशनल प्रेस में, थिंक टैंक्स के अंदर, UN के अंदर। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके चंद ही महीने के बाद जब पूरा एक मोमेंटम बन रहा था दुनिया के अंदर इस एक्ट को, इस ब्लैक एक्ट को लोगों के सामने, दुनिया के सामने और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट करने में मोदी का, तो वहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर एक लॉकडाउन आ गया कोरोना का मार्च के अंदर। तो उसके बाद दुनिया का इंटरनेशनल जो फोकस था वो कोविड को फाइट करने के अंदर लग गया। मगर अब मैं समझती हूँ, अल्लाह करे ये जो 4th वेव है इसके बाद कोरोना की ये वेव्स ख़त्म हो और दुनिया के अंदर वैक्सीनेशंस हो रही हैं। अब मैं समझती हूँ कि दुनिया जो है उसका फोकस इसकी तरफ लाजमी तौर पे आना भी चाहिए। इसके साथ जो इकोनॉमिक और पीस और सिक्योरिटी कॉस्ट अटैच्ड है, और उसके साथ साथ दुनिया ने ख़ुद भी जो सफ़र किया है इस लॉकडाउन के अंदर, वो भी दुनिया के सामने जो है एक रिलेशन बन सकती है उनकी कश्मीरियों के साथ, जो कर्फ्यू में दिन रात 70 सालों से गुजार रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा, आपने वक्त दिया। मशहूर गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रोए हमारे साथ मौजूद हैं। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त का जो गासिबाना इक़दाम है भारत का, उसके खिलाफ दुनिया भर के कश्मीरी और पाकिस्तानी आज आवाज़ उठा रहे हैं। गुड मॉर्निंग शहजाद, कैसे हैं आप? होप यू डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक शहजाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एज वेल, क्योंकि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, बल्कि हम कितने सालों से देख रहे हैं कश्मीर के हालात तो किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन स्पेशली इन द पास्ट 2 years तो अब तो दुनिया के सामने भी चीज़ आ गई है। क्या लगता है कि इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बावजूद दुनिया का वो प्रेशर हम नहीं देख रहे कश्मीरियों को आज़ाद करने के लिए और इस सिचुएशन से निकालने के लिए, जितना 2 साल 2 years ऑनवर्ड्स हमें देख लेना चाहिए था? मैं ये समझता हूँ माइट इज राइट, बिकॉज कश्मीर के इशू के अंदर तो ये बहुत ही खुल के सामने आ गई ये बात कि अगर आप पावरफुल हैं दुनिया के अंदर, सो जितनी भी आवाज़ उठा ली जाए, जितनी भी बात कर ली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि इंडिया की इकॉनमी इतनी पावरफुल है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बाकी दुनिया हो, वो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। और फिर जो दुनिया का मीडिया है वो भी उस तरीके से बात नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि इस केस के अंदर दुनिया कितनी हिपोक्रेट है, दुनिया की गवर्नमेंट्स कितनी हिपोक्रेट है, वो साफ नजर आना शुरू हो गया है अब। अच्छा शहजाद, आप अपने नए गाने, अपने नए गीत, अपने नए नगमे के बारे में बताएं। आई एम श्योर आप ही ने लिखा होगा, आपने कब ये लिखना शुरू किया? कुछ इसकी शायरी, तो शायरी वैसे
फैज की भी है, और कुछ आप इस हाउ डिड यू कम अबाउट दिस थिंक ऑफ दिस सॉन्ग? देखिए ये गाना तो पूरा ही फैज अहमद फैज साहब का है, पाव जौला चलो। और इसके अंदर शुरू में कुछ लिरिक्स लिखे हैं जो वीडियो के लिए हैं, वो नदीम असद साहब ने लिखे और फैसल कुरैशी ने डायरेक्ट किया इसको। इसका मकसद ये था कि जब बड़ों की लड़ाई होती है, क्योंकि फैज साहब की पोइट्री ये थी रेजिस्टेंस के ऊपर, कि जो एक मूवमेंट होती है जब आप आवाज उठाते हैं आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए। सो हमने इसको फोकस कर दिया कि बच्चों के लिए, बिकॉज बड़ों की लड़ाई में हमेशा बच्चे सबसे पहले पे जाते हैं और वो तो अपने आप को बचाने के बारे में भी नहीं सोच पाते। तो जिस तरीके से खास तौर पे कश्मीर पैलेस्टाइन में, और आज खास तौर पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर जिस तरह से बच्चों को नुकसान पहुंचा है या जिस तरह से उनको मारा गया है, इसकी एग्जाम्पल कम मिलती है दुनिया के अंदर, और उसकी बात भी नहीं की गई। तो इस गाने के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया पता नहीं हिलती है नहीं, बट कहीं जितने हमारे लोग पोइट्री समझते हैं, उर्दू समझते हैं, थोड़ी पर्शियन है वो समझते हैं, तो उनको कहीं हिलाएं हम कि किस तरीके के। डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा एंगल इसलिए भी पकड़ा है बिकॉज बच्चे हैं और फिर इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, व्हेन दे ग्रो अप, तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या कैफियत होगी। और फिर ये एक जंगी कैफियत जो होती है, ये एक इंसान के अंदर भी रहती है। जब वो इतनी इनजस्टिस देख रहा हो तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो बहुत ही टारगेट हुए हैं। यस, दे आर द मोस्ट अफेक्टेड वंस। शहजाद, आपकी क्या ये कोशिश है कि इस इशू को एक जिंदा रखना और लोगों की नज़र इस पे लाना, एक दफ़ा रिफ्रेशर करना, इसलिए आपने ये गाना जो है ये बनाया है? जी, मुझे तो ये लगता है कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी बच्चों पर जुल्म होता है, ये गाना उनके लिए और ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस मुल्क में या जहाँ पर भी जुल्म से बच्चे मरते हैं, वहाँ नफरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो जंग जो 2 साल चलनी होती है वो फिर 100 साल चलती है। तो क्योंकि जिनकी फैमिलीज में बच्चे मरते हैं, जो अपने प्यारों को मरते हुए देखते हैं, वो फिर रिक्रूट होते हैं उसी जंग के अंदर। सो इसीलिए बच्चों को बचाना बहुत जरूरी होता है किसी भी जंग के अंदर, बिकॉज एक पूरी जनरेशन, बल्कि जनरेशंस तबाह होती हैं। That's right. True. अच्छा, अब हम, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वीडियो तो हम देख रहे हैं, साथ साथ सुन भी लेना ज़रा। हम अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे ज़रा प्लीज़ हमें फुल स्क्रीन पे गाना सुनवाएं भी साथ साथ, बिकॉज वी हैव नेवर, एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग। उनके नाम जो अपने लहू और अपने कलम से आज़ादी का अलम बुलंद किए, जुल्म के सामने डटे हुए हैं, और उन मासूम बच्चों के नाम जिनकी चीखें कश्मीर से फ़लस्तीन तक गोलियों की बौछार में दब के रह गईं। किली किली सी जा फिजा मुस्कुराहटें, फिजा में तैरती हुई गुनगुनाहटें। अभी अभी यहीं तो थी, खो गई कहाँ, गहरी चुप सी उड़ के सो गई कहाँ, सो गई है ऐसे कभी ना जाग पाएंगी। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में बाबा जौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक़्सा चलो, देखिए कलाम तो ज़बरदस्त है ही, और ज़ाहिर है उसमें वो मैसेज देने की कोशिश है, तो वीडियो इज़ आउटस्टैंडिंग। और शहजाद, कैन वी ऑल्सो से, क्योंकि बच्चों के साथ हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादती हो रही है, हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, रोज़ कोई ना कोई एक दिल हिला देने वाली खबर होती है, तो इट काइंड ऑफ गोज़ विद दैट थीम एज वेल। जी, ऐसा सेट कि जहाँ पर भी बच्चों के साथ जुल्म होता है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि गोली से मारा जा रहा हो, इस मुल्क के अंदर, हमारे ही मुल्क के अंदर 2.5-3 लाख बच्चे कंटेमिनेटेड पानी पीने से मर जाते हैं। सो ये जो बच्चे में ऐसा सेट कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो जुल्म हो, चाहे वो कश्मीर में उनके राइट्स छीने जा रहे हो, जहाँ पर भी बच्चे मरते हैं, ये गाना उनके लिए। ये फैज साहब की पोइट्री को हमने कोशिश की है कि उस एंगल पे ले जाएं कि रेजिस्टेंस के अंदर जब लोग खड़े होते हैं तो बच्चों के लिए खास तौर पे खड़े, और खास तौर पे पाकिस्तान में, बिकॉज हम तो चाइल्ड अब्यूज और ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं, लॉज चेंज करा रहे हैं, बट आप ये देखें कि सारे लोग हर दफ़ा जब बात कहते हैं कि इनको सरेआम फांसी दे दें, आप मुझे बताएं
कितने लोगों को फांसियां दी गई है, और सरेआम दुनिया में फांसियां दी जाती हैं, उससे क्राइम कभी भी कम नहीं होता। क्राइम हमेशा कम होता है, सर्टनिटी से, सिवियरिटी से कम नहीं होता। सो ये बात हम बहुत अरसे से कहते हैं और हमें कोई शौक नहीं, हम भी चाहते हैं इनको आप जरूर लटकाएं, मारें, जो भी करें, उससे बाकी बच्चों को बचाया नहीं जा सकता। अगर आप बाकी बच्चों को बचाना चाहते हैं अब्यूज और इन तमाम चीजों के लिए, तो कितनी सर्टनिटी के साथ पनिशमेंट दी जाएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कितने लोगों को पकड़ा जाएगा। इस बात का यकीन हो कि जो भी ये जुर्म करेगा वो पकड़ा जाएगा, वो कानून की गिरफ्त में आएगा, कोई बच नहीं पाएगा। इस सिलसिले में होगा तो एक डिटरेंस होगी और कोई होपफुली नहीं करेगा आइंदा। और लोग डरते हैं बात करने से कि नहीं आप सरेआम ना लटकाएं, लेकिन आप तो कहते वो देखें यार आप ये जो अब्यूजर है उसको। असल में बात ये नहीं है, हम चाहते हैं कि बच्चों को बचाया जाए। तो दुनिया में ये इस पर इनफ रिसर्च हो चुकी है कि सरेआम लटकाने से अगर बच जाते होते तो आप सरेआम 2 दफा लटका दें, उसको 6 दफा लटका दें। बट बताया गया है कि आपने ज्यादातर लोगों को जो इस तरह के क्राइम करते हैं उनको पकड़ लें और सजा के बाद जब आप पकड़ लेते हैं और उनको प्रोसिक्यूट करते हैं सारे लोगों को, फिर सजाएं आप डिसाइड। जब वो पकड़े ही नहीं जाते तो फिर आपसे सजाओं पे बात पकड़े जाते हैं तो बच निकलते हैं, तो फिर जाहिर है फिर डिटरेंस क्रिएट नहीं होती। बहुत शुक्रिया शहजाद। आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरप्राइज दे दिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक जैसे बासर अफराद मुंह देखते रह गए और वज़ारत उज़्मा का ताज सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सर सज गया। ये किस तरह हुआ, अब्दुल्ला जरा एक्सप्लेन करें। जनाब वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसके पस मंज़र में, लेकिन न्यूमरोलॉजी और मैं तो ऐसे वैसे तो हम परस्ती भी कहूँगा, इसका भी किरदार लग रहा है कि जनाब एन से नाम शुरू हो और 13 और 18 का हिस्सा बड़ा अहम है और इनके हल्के का नंबर चूँकि 18 है इसलिए इनका इंतखाब किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल और इस सारी बात के पीछे कितनी हकीकत है ये हम ज़रा जान लेते हैं। अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाइच साहब, वैसे तो ये बातें की जाती हैं लेकिन टू बी ऑनेस्ट आजकल के ज़माने में ज़रा यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना कि कोई 21st सेंचुरी में भी इतने अहम डिसीजंस करते हुए जहाँ पर इतनी अहम पोजीशंस हैं और इतनी अहम जिम्मेदारियाँ हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। लेकिन क्या ऐसा है कि जनाब चूँकि इनका नाम एन से शुरू होता था, जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब का होता है, साहब इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इनकी पहली इंट्रोडक्शन इन्हीं चीज़ों के साथ ही हुई है। जिस तरह आरिफ अलवी साहब का होता है, जिस तरह इमरान खान साहब का खुद होता है, तो ये एक अहम फैक्टर बना इनके मुंतखब होने में। देखिए ज़ाहिर है ये बातें कोई 100% यकीन से तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जब अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को, सरदार तनवीर इलियास को, ख्वाजा फारूक को छोड़ा और उसकी बजाय एक नए बिल्कुल ऐसे चेहरे को जिसका तवक्को नहीं की जा रही थी उसको चुना, तो ज़ाहिर है फिर उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। तो आप इनका बैकग्राउंड देखें तो ये सूफियों के मानने वाले हैं, ख्वाजा सलमान नूरी साहब हैं बलवाल में, ये उनके बड़े मुतक़िद हैं। तो आपको पता है कि इमरान खान साहब खुद भी आजकल तसव्वुफ के बहुत मानने वाले हैं और उनकी बेगम साहबा भी तसव्वुफ की मानने वाली हैं। तो ये भी एक कदर मुश्तरक जो है वो हो गई, दूसरा नाम भी कदर मुश्तरक हो गया। और जाहिर है बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी जो है उससे भी मदद देते हैं, नामों की जो है वो भी देखते हैं। और ठीक है, अगरचे आज के दौर में ये चीज़ें इतनी अहम नहीं है और इनको तवाहम परस्ती कहा जाता है, लेकिन ये मौजूद है हमारी सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के अंदर ये प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए इनका मौजूद होना या इनका दुरुए कार लाना ये कोई इतनी हैरत की बात भी नहीं। अच्छा वड़ाइच साहब, अब ये तो बन गए बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की, चलें बात कर लें। अब ये जो बड़े बड़े नाम थे, या सरदार तनवीर इलियास साहब की बात कर लें, बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी, हाँ उनकी तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है बड़े पैसे वाले आदमी भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है। इन सब का क्या होगा? ये जाहिर है कोई इतने बड़े नंबर्स के साथ अक्सरियत तो है नहीं, 2-4 लोग इधर से उधर होंगे तो वज़ीर आज़म की सीट जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो बाकी सबको किस तरह राज़ी करेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी। ये पंजाब नहीं है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में बरादरियाँ हैं, तल्लकात हैं,
और वहाँ अपोजिशन गवर्नमेंट ये इनका इतना बोध नहीं है, इतनी लड़ाई नहीं है, ये आपस में बहुत मिलते हैं, बहुत आपस में इनके तल्लुकात है। तो ये जो सरप्राइज दिया है इसको कंटिन्यू करना, जितनी देर तो ताकत है पीटीआई के पास, वफाक में हुकूमत है, उतनी देर तो शायद इनका असर इसी तरह रहेगा, क़य्यूम नियाज़ी साहब भी वहाँ रहे। लेकिन जब हुकूमत थोड़ी सी लड़खड़ाएगी वफाक में, तो वहाँ भी हुकूमत जो है लड़खड़ा जाएगी। और उसकी वजह यह है कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद खासकर जो है ये पुराने खिलाड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, तो इनको हटा के एक नए बंदे को लाना तो इतनी मुस्तहकम हुकूमत जो है वो बनने का इम्कान नहीं है। अच्छा वड़ाई साहब, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो हमने एक डिफरेंट अंदाज से कराई क्योंकि हमारे सामने भी वही आई थी कि इनको क्यों चुना होगा सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को। वैसे कुछ इनकी बैकग्राउंड आप हमें बता दें कि क्या इनके पॉजिटिव्स हैं और क्यों लगा होगा खान साहब को कि ये एक तगड़े कैंडिडेट बिल्कुल कि यही होने चाहिए आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। देखिए खान साहब का एक अपना अंदाज है, उस्मान बुज़दार है, आप देखें सारी दुनिया ये कहती रही कि जी उस्मान बुज़दार एक अच्छे कैंडिडेट नहीं है। महमूद खान, अच्छा जैद महमूद खान जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर भी इससे एतराज़ उठता रहा। लेकिन खान साहब हमेशा एक ऐसा शख्स लाते हैं जो सबसे पहली तो बात है कि उन पे डायरेक्ट उनके साथ होगा वो, और वो बजाय कोई अपना डिसीजन करने के वो वफाक की तरफ देखेगा, इमरान खान साहब की तरफ देखेगा, उनसे हदायत लेगा, और उनके ऊपर इमरान खान की जो स्टैंप है वो बड़ी सख्त होगी। तो ये एक वजह हो सकती है एक नया बंदा लाने की और उस नए बंदे को प्रैक्टिस करवाने की। ऑल राइट, ये एक नई वजह हो सकती है एक नया बंदा लाने की, प्रैक्टिस कराने की। अच्छा, मुल्की सियासत में आपको आने वाले दिन कैसे नज़र आ रहे हैं? क्या ऑपोजिशन कोई इत्तेहाद बना पाएगी या फिर मुश्किल नज़र आता है? देखिए बज़ाहिर तो इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अपोजिशन के पास इसके सिवा चाराकार कोई नहीं। अगर इन्होंने पीटीआई का मुकाबला करना है तो इन्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा और इन्हें इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, वगरना अगर ये अलग अलग रहे तो फिर तो पीटीआई जो है इनको इलेक्शन में भी मारेगी और वैसे भी इनका मुकाबला अगर पीटीआई ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। एक सवाल अच्छा, तो बड़ा साहब ये भी बता दीजिएगा, ये जो बड़े बाकी हमने नाम लिए हैं जिनको सोचा जा रहा था कि शायद ये बनेंगे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद हो या सरदार तनवीर इलियास या ख्वाजा फारूक, अब इनको भी तो कुछ नए सेटअप में कहीं फिट शायद करना होगा, तो किस तरह ये इसमें कैसे फिट आएंगे? देखिए इसमें सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसमें ये लोग कोई फिट आ सकते हैं, वो सदारत की के आज़ाद कश्मीर का सदर भी जो है वो नया मुंतखब होना है, तो उसके लिए इनमें तीनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन ज़ाहिर है सारे तो नहीं एडजस्ट हो सकते, इतनी बड़े ओहदे तो होते नहीं है। तो बाकी अब कैसे बैरिस्टर साहब इनके वजीर कैसे बनेंगे ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक जूनियर आदमी के एक खुद जो वजीर आज़म रहा हो वो खुद मेरा ख्याल है वैसे ही मेंबर बनने पर इक्तफा करेंगे, शायद वजीर बनना जो कबूल ना करें। ऑल राइट, अच्छा लास्टली वड़ाइद साहब, एक वैसे सवाल तो पुराना है, नून में से शीन, शीन में से नून, वो जो बातें हो रही हैं बड़े दिन से हो रही हैं। ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब का हमें एक बयानिया मुख्तलिफ नज़र आता है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ट्वीट्स कर देते हैं तो उससे एक और तासुर मिलता है। वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ वाकई ये सब कुछ मुशावरत से हो रहा है? क्योंकि एक राय ये भी है ना कि ये सब कुछ मुशावरत से हो रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब भी कोई बात करते हैं तो ये भी मुशावरत से करते हैं, और उधर नवाज शरीफ साहब भी कोई बयान देते हैं सोशल मीडिया पे तो वो भी सोच समझ कर देते हैं, या फिर ये अलग अलग लाइन पे चल रहे हैं लोग? नहीं जी, ये तो बात सही है कि ओवरऑल तो मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर दो बयानियां मौजूद है। एक शहबाज शरीफ का बयानिया वो अलग बयानिया है, और नवाज शरीफ का या मरियम साहबा का जो है वो अलग बयानिया है। असल में ये इन्हें सूट करता है कि दो बयानियां रखें, लेकिन ये सूट करते करते मामला इतना आगे निकल गया है कि अब वोटर के लिए ये इन दोनों में से किस बयानिए पे चलें ये मुश्किल हो गया है, और इस कंफ्यूजन की वजह से शायद ये इलेक्शन भी जो है नून जो है वो आज़ाद कश्मीर का और सियालकोट का हार गई है, क्योंकि खुद कंफ्यूज है इनका वोटर भी कि वो क्या हम मज़ामत कर रहे हैं या हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो ये वाली जो कंफ्यूजन है ये ख़त्म नहीं हो रही, और ये ख़त्म करनी पड़ेगी इलेक्शन से पहले नून को।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं जी ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म करनी पड़ेगी। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और आज हमने जब शो स्टार्ट किया तो हमने आपको ये नहीं बताया कि कोविड की क्या हालात हैं। सो वी हैव टू रिमाइंड यू कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी पीची एज दे से, बल्कि हम बीच में पीची हो गए थे सेइंग कि हम बड़े बेहतर हो गए थे। अब हमारा वो सीन बिल्कुल भी नहीं है। सो पिछले 24 आवर्स में 24 घंटों की अगर बात कर लें तो अमवात जो हुई हैं कोविड की वजह से वो हुई हैं 60 people have died because of COVID। नए केसेस जो हैं 5661 और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। टुडे इट इज़ 9.06। इट इज़ 9.06 और 60 अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। आज़ाद कश्मीर में भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कराची में तो है ही, लेकिन दीगर सूबों से भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ भी अब डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। इस बारे में हम तफसील से ज़रा बात करेंगे। आई वंडर कोविड सिचुएशन में कैसे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि फुल कैपेसिटी पे नहीं होगा। ये टिकटें जो हैं ये अच्छा, वैसे एक मशवरा और भी है कि ओनली दोज़ हु आर वैक्सीनेटेड शुड बी अलाउड into the stadium। और ये बड़े आसानी से अब तो हो सकता है बिकॉज बहुत से लोग अब तो मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने आप को दोनों शॉट्स जो वैक्सीनेशन है वो करवा चुके हैं। तो इस किस्म का कोई क्लॉज डाल दें, इसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज कोविड तो फैल ही रहा है। और फिर इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उससे और ज़्यादा खदशा निकलता है कि फैलेगा। एंड इफ़ यू वांटेड टू गो स्मूथली तो मेक श्योर कि ऐसा ही हो। लेकिन अब्दुल्ला, आपकी जो टॉप स्टोरी थी पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से, उस पर पहले बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी फ़ौजों के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद बेशतर इलाके जो हैं वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं और ख़ित्ते में खाना जंगी की आग भड़कती नज़र आ रही है। लेकिन अमरीका इस तमाम सूरत हाल से अब जो है वो लाताल्लुक़ सा नज़र आ रहा है। एकदम से जो हैंड्स ऑफ बिहेवियर होता है वो नज़र आना स्टार्ट हो गया है। ख़ित्ते में बदअमनी के सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान पर पड़ते हैं। अल्टीमेटली वैसे पूरी दुनिया पे पड़ते हैं और लेकिन पाकिस्तान पे अमेरिका ने ऐसे दामन झाड़ा है और ऐसे जान छुड़ाई है जैसे अफगानिस्तान प्रॉब्ली दुनिया से एग्जिस्ट करना खत्म हो गया है। यही अफगानिस्तान था जहां पर दौड़े चले आए थे और अब ऐसे भागे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एंड 20 years on and no gains। या तो हो ना कि कुछ बीच में कुछ सेटलमेंट किया हो, कुछ बेहतरी लाए हो, वो उनके होते हुए शायद थोड़ी सी आई होगी बेहतरी, बट लॉन्ग स्टैंडिंग या सस्टेनेबल कुछ भी नहीं। अच्छा जी, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने अमरीकी हुक्काम को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि अमरीकी सदर जो बाइडन को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इमरान खान को एक फ़ोन कॉल ही कर लेते। वैसे अब शिकवा तो ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है मुख्तलिफ फोरम्स। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अफगान सूरत हाल का ज़िम्मेदार अमरीका को समझते हैं। साथ ही वाज़े कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान अमरीकी इशारे पर वो सब कुछ नहीं कर सकता जो माजी में करता रहा है। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। और एक दफ़ा ये भी कह दें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो आज आइडियल नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान का मामला अकेले पाकिस्तान का नहीं है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन पूरे ख़ित्ते और दुनिया के मफाद में है और ऐसे में अमेरिका की लाताल्लुकी पर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को तशवीश भी होनी चाहिए और हैरानगी भी होनी चाहिए कि ये एकदम से क्या हुआ। तो ये इस पर हम ज़रा बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा कुरैशी साहब, ज़ाहिर है आज हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मना रहे हैं और भी बात होनी चाहिए। इसमें भी हम बात करेंगे। शाह साहब, ज़ाहिर है हम पाक अमरीका ताल्लुकात की तो बात कर ही रहे हैं और किस तरह से अमरीका इस खित्ते से ऐसे निकल गया है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पर 20 साल जो हुआ उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा अफगान खित्ते का, उस पर भी ऐसा लग रहा है कि अमरीका को कंसर्न नहीं है। लेकिन साथ ही अमरीका जैसे सुपर पावर से हम ये भी तवक्को करते हैं कि वो भारत पर दबाव डाले ताकि भारत अपने 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले, कश्मीरियों की ज़िंदगी कुछ आसान करे। एटलीस्ट वहाँ जो सीज है, वो जो एक जेल बनाया हुआ है मकबूजा कश्मीर को, वहाँ पर कुछ नरमी की जाए, कुछ इंसानी हकूक़ पर बात करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय हुकूमत ने अपनी दाखिली सियासत के लिए कश्मीर के मसले को इस्तेमाल किया। उनकी साख गिर रही थी और उन्होंने अपनी साख को बढ़ाने के लिए इस किस्म के इक़दाम उठाए। अपनी जो नेशनलिज्म को विप करना उनकी ख्वाहिश थी, उनकी सियासी ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के तहत उन्होंने इक़दाम उठाए। अब कदम तो उठा लिया, उस कदम का एक रिएक्शन हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है
और आप देखें कि जितने कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हैं उन्होंने इस कदम को सराहा नहीं है। वो समझते हैं हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया गया, वो समझते हैं उनका जो हकूक़ है वो पामाल कर दिए गए, उन पर जुल्म हो रहा है और दिल्ली से वो पहले से ज़्यादा दूर हुए हैं। एक ओपन एयर प्रिजन तो बना लिया लेकिन उससे लोगों के दिल नहीं जीत सके, बल्कि लोगों को ज़्यादा एलियनेट कर दिया, नाला कर दिया। शाह साहब, वी टोटली एग्री विद यू। और ये भी एक हैरान कुन बात है कि भारत के इस कदर वाज़े गासिबाना इक़दामात के बावजूद भी आलमी ताकतों ने ख़ास दबाव नहीं डाला। तो पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश की तो है, क्या अब भी उम्मीद है कि दुनिया कुछ करेगी भारत पर? ऐसा दबाव आपको क्या लगता है कहाँ से आए कि वो ये इक़दामात जो हैं वो वापस ले? देखिए, दुनिया अपने मफादात को सामने रख के फैसले करती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय इक़दामात पे आज़ाद मीडिया ने बहुत कुछ लिखा। अगर आप इन 2 सालों को देखें तो जितने ऑपेड्स, जितने मज़ामीन भारत के इन इक़दामात के खिलाफ छपे हैं, माजी करीब में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठी, तनकीदी आवाज़ें उठी। आपने देखा कि मगरिब में बहुत से मज़ामीन आए, आपने देखा कि सलामती काउंसिल में बात गई और वहाँ 3 नशिस्तें हुई इस कदम के बाद। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूएस कांग्रेस में बहस हुई। आपने देखा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने तनकीद की है और वो जारी है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दुनिया ने नोटिस नहीं लिया। हमारी ख्वाहिश थी और है और रहेगी कि वो इससे ज़्यादा मौसर आवाज़ बुलंद करे। अच्छा शाह साहब, ज़ाहिर है अब हम पाक अमरीका ताल्लुकात की भी बात कर लेते हैं, जो इस वक्त आइडियल नज़र नहीं आ रहे। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रब्ता न करना इस मौके पर सर्टनली मसाइल को बढ़ा रहा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों ये इतना ज़रूरी है कि बार बार ये बावर कराया जाए बाज़ाब्ता तौर पर और इस तरह की शिकायत की जाए कि आपने हमें फ़ोन नहीं किया? थोड़ा सा एम्बैरेसिंग वैसे एट टाइम्स हमें लगता है कि हो जाता है। क्यों ये पैगाम पहुंचाना इतना ज़रूरी है या था? है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई इस किस्म की कशीदगी नहीं है जो कि तासुर दिया जा रहा है। क्यों? इस वक्त उनकी तवज्जो अफगानिस्तान पे है। अफगानिस्तान पे जो उनका ऑब्जेक्टिव है और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई तजाद नहीं है। वो भी वहाँ अमन चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं। वो भी कह रहे हैं कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हम भी ये कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं एक नेगोशिएटेड सियासी हल तलाश किया जाए, हम भी यही कह रहे हैं। ठीक है, उनकी ख्वाहिशात है कि मजीद हम अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें तालिबान पर, उन्हें कायल करें। हम उनको कायल करने की हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं, उनको मेज पर लाए, दोहा पीस एग्रीमेंट को फैसिलिटेट किया और आज भी हम कह रहे हैं रिडक्शन इन वायलेंस की हम तरकीन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मिल बैठकर अफगान, चाहे वो तालिबान है चाहे हुक्मरान है, मिल बैठकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और जो वो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। देखिए, टेलीफोन कॉल अगर नहीं भी आई, मैं समझता हूँ कि हमें इस पे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है। हम अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क के अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। और अगर अमेरिका पाकिस्तान से लाताल्लुकी का इजहार करता है तो नुकसान पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ऑब्जेक्टिव का भी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन है। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को वो अहमियत दें जिसका कि पाकिस्तान मुस्तहिक है। थैंक यू शाह कुरैशी साहब।
अच्छा जी, ये तो एक पर्सपेक्टिव था जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे और ख़ासतौर पे शाह साहब का ये टेलीफोन के हवाले से था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ऑब्वियसली कि फ़ोन ना आए, एज लॉन्ग एज चीज़ें आगे चलती रहें। लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ एंड चेंज पेस टोटली, बिकॉज आपको पता है कि कल जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है क्रिकेट की, तो हम बात करेंगे ना किसी वैसे जनरली आप सोचें कि मुल्कों के दरमियान भी आई एम श्योर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाए कि जनाब आपने हमें फ़ोन नहीं, आप हमें फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। थोड़ा नहीं, काफी ऑकवर्ड है, ये कह भी देना, और लेकिन बार बार इस किस्म की खबरें आना सामने कि जनाब हमें तो फोन करने की तौफीक नहीं हुई, बस ठीक है अगले नहीं कर रहे हैं। हमने भी वैसे कह के काफी एम्बैरेस कर ही दिया होगा, इसलिए छोड़ दो, आगे क्रिकेट पे बात कर। फिर भी नहीं कर रहे ना वो, नहीं वो नहीं करेंगे। और खुद भी सोचे अगर कोई ऐसी सिचुएशन दोस्तों के आपस बीच में भी हो जाए और किसी ने किसी को नहीं बुलाया या नहीं कॉल किया, तो इस तरह जाके कह ही देते होते हैं कभी कभार, तो और कह देते हैं तो फोन आ ही जाता है, लेकिन मसला है कि यहाँ पे कहने के बाद भी फोन नहीं आ रहा। क्रिकेट न्यूट्रलाइज करते हैं बात को और क्रिकेट की बात करते हैं जी। क्रिकेट की रौनकें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पहुंच गई हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का आगाज़ जो है वो कल से हो रहा है। टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त जारी है, जो कि अब्दुल्ला को काफ़ी इस बात से डर लग रहा है, लेकिन ये फुल कैपेसिटी पे बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताएं कि इफ्तिताई जो होगा मरहला राउंड जो होगा पहला, उसमें मायानाज ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी के रावलाकोट हॉक्स इनका नाम है टीम का, और शोएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स जो होंगे उनका मैच होगा। इवेंट का फाइनल 17 अगस्त को होगा। तमाम मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। जियो सुपर पर लाइव आएंगे। स्टेडियम में 25% चायकीन के दाखिले की इजाजत होगी, ओनली 25%। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है, एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना इंजॉय करेंगे। मतलब ये वाले तो वो है ना जिनमें आप you can change your sides and your teams and just enjoy the whole thing. And get pictures taken and enjoy the weather too. As well, मीरपुर रॉयल्स के जनाब ओनर फ्रेंचाइज मालिक सुलेमान रजा साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। वी कैन होप कि वो जल्द अपनी टीम के साथ स्टेडियम में मौजूद होंगे। सुलेमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि कल से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा सुलेमान साहब, ये सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बड़ा रिस्की है इस माहौल में करना, इतना बड़ा टूर्नामेंट भी कर रहे हैं, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन टीम्स एज वेल, और फिर हमने देखा है कि इन द पास्ट वो कोविड बबल एक बनाया होता है, फिर वो वायलेट भी हो जाता है। किस तरह यू गाइज आर गोइंग टू इंश्योर कि ये पहली एडिशन है KPL की और ये एक ज़बरदस्त किस्म की गुजरे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और जैसे कि हमारी टीम के कोच इंजमामुल हक हैं, हमारी मैनेजर्स हैं, तो मेरी इंस्ट्रक्शंस अपनी टीम को, अपनी टीम के मैनेजर्स और कोचेस को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर है कि मेक श्योर करें कि किसी किस्म की कोविड बबल की ब्रीच ना हो, क्योंकि हमने देखा इससे पहले PSL भी कैंसिल हो चुका है, इससे पहले IPL भी आपके सामने पोस्टपोन हो चुका है, तो ये लास्टिंग होगी जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर प्रीमियर लीग पिछले 2 साल से प्लानिंग हो रही है और 1-2 दफ़ा पहले भी इसको डिले किया जा चुका है। तो इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमाम टीमें और स्पेशली मेरी अपनी टीम में किसी किस्म की भी बबल ब्रीच ना हो, ताकि किसी सुलेमान साहब, अब आपकी टीम में इंटरनेशनल खिलाड़ी क्या हैं शामिल, क्या वो पहुंच गए हैं या अभी पहुंचना है, इस बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, हमारी टीम में अवैस शाह जो कि इंग्लिश प्लेयर हैं, इसके अलावा टीनो बेस्ट जो कि वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपको पता है BCCI की कुछ लेटर्स गए ECB क्रिकेट बोर्ड को, जिसकी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स पुल आउट किए, उनमें अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम के प्लेयर्स भी पुल आउट कर गए। हमारी अभी तक उनके साथ बात चल रही है। कुछ प्लेयर्स जैसे कि आपको पता है अदर टीम्स में खेल रहे हैं, हर्षिल गिब्स और दिलशान, उन्होंने तो आने का ऐलान कर दिया, लेकिन हमारी टीम के प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली अभी भी क्या कंसर्न है? BCCI का लेटर तो कर रहा है, लेकिन ICC ने कह दिया जनाब हम कुछ इस सिलसिले में नहीं कर सकते। इन प्लेयर्स का मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में? क्या है, व्हाई आर दे सो स्केयर्ड ऑफ इट? मेरा ख्याल है कि कमर्शियल एस्पेक्ट सब प्लेयर्स के दिमाग में है, क्योंकि BCCI ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप ना खेलें, उन्होंने उनको ये भी धमकी लगाई है कि आपको किसी भी किस्म की IPL में और कोई कमर्शियल एक्टिविटी में भी और इंडिया में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। तो मेरे ख्याल है ज़्यादातर प्लेयर्स कमर्शियल पर्सपेक्टिव्स के साथ परेशान है कि वो किस तरीके से इस मामले को सपोर्ट करें, और जो कि मेरी उनसे बात मसलसल हो रही है, दे आर रियली कंसर्न्ड। इसी सिलसिले में मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ
अनफॉर्चुनेटली अवैस शाह तो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। मोंटी पनेसार हैं जो कि कोर टीम का हिस्सा थे, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और इसी हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लेके आया जाए। बहुत ही पेटी हरकत है, बहुत पेटी हरकत भी है और बीसीसीआई मतलब आईसीसी शुड बी द बिगेस्ट वॉच बॉडी एंड नॉट बीसीसीआई, और बीसीसीआई की इतनी नहीं होनी चाहिए ज्यूरिसडिक्शन के वो किसी को मना कर सके। बट ऑफ कोर्स आप जिस तरह कह रहे हैं कि फ्यूचर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स भी मैटर करते हैं इन प्लेयर्स के लिए। बट लेट्स टॉक अबाउट केपीएल। पहली एडिशन है, अब ऑब्वियसली बहुत सी दुआएं भी हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉज है, एक आई बॉल्स हैं जो कश्मीर की तरफ आएंगे, एक डिफरेंस जो है मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर का, एक वो भी वाज़े होगा, सामने आएगा। ये एलिमेंट भी आप लोग देख रहे हैं या इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स? जी बिल्कुल, मेरे हवाले से तो मैं दोनों एस्पेक्ट्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और कोशिश भी यही होगी कि कश्मीर इशू को पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाए। मेरा ख्याल है 70 साल में पहली दफ़ा कश्मीर के पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रही है कि क्रिकेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया को कश्मीर का एक सॉफ्ट इमेज दिखाने जा रहे हैं। और इस मौके पर मेरा ख्याल है हमें भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट से, पीसीबी से। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि क्रिकेट के ज़रिए हम एक अमन का पैगाम दोनों तरफ से पूरी दुनिया को दे सकें। एक तरफ हमारा कश्मीर है, एक तरफ मकबूजा कश्मीर है। तो जब ये बीसीसीआई ने ये ईसीबी को लेटर लिखा तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश ये कश्मीर लीग इंडिया के मकबूजा कश्मीर में भी हो और ये दोनों टीमें आपस में खेलें, या ये दोनों लीग्स का आपस में भी मैच हो, ताकि कुछ पीस की तरफ भी बात आगे चल सके, क्योंकि हमेशा एस्केलेशंस की बातें हो रही हैं। मैं यूके में बेस्ड हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है जो कि वाकई इसको लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे थे कि ये एक टूर्नामेंट कश्मीर में होने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है इंडियन कम्युनिटी हमारे ड्रामों को, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, सेलिब्रिटीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं और हकीकत में वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते कि आपस में एस्केलेशन हो, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मेरे ख्याल में कश्मीर इशू और जो टूरिज्म है कश्मीर का, आपको पता है इस वक्त मुजफ्फराबाद में कई होटल्स में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जो लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से मैचेस देखने जा रहे हैं, मुझे यह इतलात मिल रही है कि उनके पास वहाँ पर होटल्स में जगह नहीं है। इतना ज़्यादा टूरिस्ट। बिल्कुल सुलेमान रज़ा साहब, हमें बहुत ही अच्छी खबरें वहाँ से मिल रही हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है केपीएल की, एंड यू आर वेरी राइट कि बुकिंग्स जो है, एक तो आपको पता है कि एक तो क्रिकेट है और उसके बाद जगह इतनी खूबसूरत है कि लोगों को डबल जो है वो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल रहा है टूरिज्म और क्रिकेट दोनों टू बी देयर। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर टीम, और इंशाल्लाह खैरियत से पाकिस्तान आ जाएं और अपनी टीम का हौसला आप जाने के इरादे तर्क कर दें, क्योंकि जगह तो है नहीं कहीं, रहेंगी कहाँ? तो मैं तो जा ही रही थी ना शो के फौरन बाद। मुल्क भर में कोरोना वबा का फैलाव मुसलसल जारी है। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इस तरह कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद आपको बताएं 23,635 हो गई है, जबकि कोरोना के 5,661 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में पॉजिटिविटी जो शरह है वो 9.06 यानी 9.06%। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह अगेन 21% ऑलमोस्ट। दैट इज़ ए लॉट। आपको बलूचिस्तान का हाल भी बता दें कि बलूचिस्तान में भी हालात अच्छे नहीं हैं। गवादर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस की शरह ऊपर जाती नज़र आ रही है। सो द सिचुएशन इज़ नॉट रियली फेवरेबल एनीवेयर। संभालने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हम बलूचिस्तान से ही ज़रा तज्जिया लेते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी साहब हमारे साथ हैं। लियाकत साहब, बलूचिस्तान में कोरोना केसेस गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में कुछ बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमें, तो किन इलाकों में फैलाव ज़्यादा है और वजह क्या आप देख रहे हैं? देखिए, वजह जो है फोर्थ वेव है, डेल्टा वेरिएंट है, और हर एक वेव के साथ जो है केसेस जो है फ़ौरी तौर पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि लोग SOPs पे कम अमल दरामद कर रहे हैं। थर्ड, हमारे जो मकरान डिवीज़न है उस रीजन में केसेस जो है ज़्यादा बढ़े हैं, और उसकी एक वजह यह है कि कराची से लोगों की आमद व रफ्त वहाँ पे ज़्यादा है, ईरान बॉर्डर है, और रीजन में सबसे ज़्यादा जो पर मिलियन फैटलिटी रेट ज़्यादा रही है वो ईरान में रही है। ईरान में केसेस इस वक्त राइज पे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है, ख़ुसूसन मकरान डिवीज़न। और फिर ईद पे कराची से हमारे बहुत सारे लोग बलूचिस्तान की ईद मनाने कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर अजला आ गए थे,
तो चूँकि कराची में केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो लोगों की आमद की वजह से यहाँ भी अपने साथ उन्होंने कोरोना लाया और SOPs पे कम अमल दरामद किया, जिसकी वजह से केसेस बढ़े। मजमूई तौर पे अगस्त के पहले 5 दिनों में 7.3% ये ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट रही है और पिछले महीने जो है वो हमारा सिंस अप्रैल हाईएस्ट था 8.9% जुलाई में, और जून में ये 6.5% थी, जिसका मतलब ये है कि जुलाई में हमारे केसेस ज़्यादा बढ़े और अगस्त की शुरुआत ही अब 7.3% एक एवरेज है। और अगर लोगों ने SOPs पे अमल दरामद नहीं किया तो हमें ख़दशा है कि ये अप्रैल में जो केसेस बढ़े थे उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। So things are not looking good. शवानी साहब, असद उमर साहब ने भी कहा था कि बलोचिस्तान में SOPs पर अमल कम हो रहा है। अब फिर इसका नतीजा माजी में तो आपको पता है लॉकडाउन की सूरत में ही निकलता रहा है। कराची में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोगों ने क्या सोचा है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, ऑप्शन दुनिया में ही यही है। अब अमेरिका ने भी वार्न किया है कि कुछ एरिया में लॉकडाउन हो सकता है, चाइना में भी यही वार्निंग है, वेस्टर्न ममालिक में भी। और लेकिन पहले ये है कि सिर्फ हम लॉकडाउन पे एम्फेसाइज कर रहे थे, जोर दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक वैक्सीनेशन नहीं थी। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन से ज़्यादा जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनके लिए पब्लिक प्लेसेस और ऑफिसेज लॉक किए जाएं। और इस हवाले से हमने पहली बंदिशें लगाई हैं। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के ऑफिस में कोई शख्स विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो इंटर नहीं हो सकता, और किसी के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है वो गेट पे हमने टीमें बिठाई हैं, वो पहले वैक्सीनेट करेगा, अपने आप को स्लिप लेगा, उसके बाद इंटर हो सकता है। ये मॉडल हम आगे बढ़ा रहे हैं। NCOC ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वैक्सीनेशन के हवाले से और मुख्तलिफ बंदिशों के जो सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, उन पर अमल दरामद हम करा रहे हैं। अब हमारी फोकस ज़्यादा वैक्सीनेशन पे है, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो वहाँ पर स्मार्ट या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन करना होगा। अब भी ग्वादर में जो है लॉकडाउन हमने इम्पोज़ किया हुआ है। केच में हमने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन इम्पोज़ किया। खुदा न ख्वास्ता बहुत ज़्यादा केसेस कोयटा या दीगर अजला में बढ़ते हैं तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन हमें नज़र नहीं आता। अब वैक्सीनेशन जो प्रोविज़न है और डोजेस की फरामी है, हालांकि हमारे पास बलूचिस्तान में डोजेस अवेलेबल हैं। 84 हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं और इस मॉडल को अभी दीगर जो डिपार्टमेंट स्टोर्स कुछ मार्केट्स में भी हमारी टीमें बैठी हुई हैं और मज़ीद इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा फोकस जो है वैक्सीनेशन पे रहे और लॉकडाउन पे कम ही रहे। अच्छा लियाकत साहब, ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में भी एक बड़ा अहम जो है वो टास्क सामने आ रहा है, बॉर्डर कंट्रोल करने का। तो तमाम आने जाने वाले पर कोरोना के लिए नज़र रखना पड़ेगी। ऑब्वियसली यू वुडंट लेट के जो पॉजिटिव हैं वो आएँ, या फिर इवन जो पॉजिटिव हैं वो जाएँ, वो अपनी अपनी जगहों पर बंद ही रहने चाहिए जब तक वो क्लियर नहीं होते। तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की है, किस तरह मैनेज करेंगे? गुज़िश्ता साल भी सबसे पहले आगे जाके ईरान बॉर्डर पे और पाक अफगान बॉर्डर चमन पे हमने फौरी तौर पे वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी इस्टेब्लिश किए थे। वहाँ पे हमने टीमें भी भिजवाई थी, वहाँ पर हमने मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह भी भिजवाए थे। अब भी ये इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा तरीके से हम इसको अंजाम दे रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे हमने ये फ़ैसला किया है, नोटिफाई हमारा ये फ़ैसला कि कोई भी अफगान शहरी जब इंटर होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर उनको परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी एंट्री की। और अगर उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो बॉर्डर पे PCR हमने लैब इस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर उनका हम टेस्ट करते हैं। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको जो है वापस हम अफ़गानिस्तान भिजवाते हैं, अफगान बाशिंदों को। और जो जिनके केसेस पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें बॉर्डर ही पे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे हम भिजवा रहे हैं। और इसी तरह पाक ईरान बॉर्डर पे वो तो शुरू से पिछले साल से हमारा वहाँ पे लैब भी मौजूद है, वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है, वहाँ पे हम प्रॉपर लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। और वही स्ट्रेटजी है कि जो भी उनमें पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहा है उन्हें क्वारंटाइन सेंटर जो मैंडेटरी पीरियड है हम भिजवा रहे हैं, और जो नेगेटिव केसेस सामने आ रहे हैं उनको परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स मज़ीद भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पाक अफगान बॉर्डर ही पे हमारे नया 9 PCR लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिनमें एक आध इस्टेब्लिश हो गए और एक यहाँ पर भी अभी होना है।
बहुत शुक्रिया लियाकत शबानी साहब। और डेफिनेटली जो आपने कहा है ना कि चेक होगा और कोविड उनकी वहाँ पूरा टेस्ट होगा, मतलब ये बिल्कुल विदाउट एनी फॉल्ट ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी मुश्किलों से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खत्म किया जाए। चाहिए इस पे खैबर पख्तूनख्वा का भी हम जायजा लेंगे जरा इस ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले साथ साथ बता दें आपको कि वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में एक रोज़ में वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और गुज़श्ता रोज़ 11,58,744 अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। मुल्क में वैक्सीन की जो मजमूई तादाद है वैक्सीनेटेड लोगों की 3,42,04,053 खुराकें अब तक लगाई जा चुकी हैं। बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं नंबर्स, और हम तो ये रोज हमें ये रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की तादाद है। इसमें बाज़ लोग हैं जिनको डबल डोज लगी है, सो अभी टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल है, ये वो ना समझें आपके, ये वो है। हो गया सैनिटाइज। वेलकम बैक। कामरान बंगिश साहब हमारा वेट कर रहे हैं जनाब। हम कोरोना की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। मामून खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पख्तूनख्वा में भी कोरोना केसेस बढ़ने की इत्तलात आ रही हैं, शरह ऊपर जाती नज़र आ रही है। क्या यहाँ भी SOPs पर अमल ना होना वजह है, या फिर डेल्टा वेरिएंट सर्टनली फैलता है इतनी तेज़ी से कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो फोर्थ वेव है या जो नया ये वेव अभी आ चुका है, इसमें हम खैबर पख्तूनख्वा में भी जो डेटा देख रहे हैं उसमें स्पाइक नज़र आ रही है। यकीनन जैसे आपने कहा SOPs की इम्प्लीमेंटेशन भी हमें सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे पहले 3 वेव्स में था। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की तरफ रुझान भी कम है लोगों का, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम इस चौथी वेरिएंट में भी सुरखरू होंगे। आपके तवस्सुत से बारहा हमारी अपील्स तो जारी रहती है कि SOPs को फॉलो करें, मिनिमम मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी है, जो सारी दुनिया के फिगर्स हम देख रहे हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाती है वहाँ पे इसकी शिद्दत भी कम होती है, दोबारा से पॉजिटिविटी का भी इशू नहीं होता मोस्टली जगहों पे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जाए। वेल अच्छी बात ये है कामरान के लोग अब ये बात समझना स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज अभी हम नंबर्स बता रहे थे वैक्सीनेशन के, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर जा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी उसी तरह ही वैक्सीन जो है वो आती रहनी चाहिए। ये बताइएगा कि अगर हालात ख़राब होते रहे और ख़राब हो गए, लोगों ने एहतियात ना की, तो क्या सूबाई हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन भी रखा हुआ है, उन्होंने उस पर गौर कर रहे हैं? देखिए, सूबाई हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान बिल्कुल क्लियरली वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक और उनकी जो रहनुमाई है उनके मुताबिक ही हम काम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोगों की इकनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले पे कि लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है जिससे इकनॉमिक एक्टिविटी हिट हो रही है, उस पे भी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। हम ये दुआ करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो जाएं। बहरहाल जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है वो तो खारिज अज़ इम्कान है। वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा है हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो SOPs की इन्फोर्समेंट है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। कामरान बंगिश साहब, सर्टनली लॉकडाउन तो अल्टीमेट एक ऑप्शन रहता ही है, लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उसके बगैर ही सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए। We are going to see you tomorrow, inshallah. Have a good day. Mask up.